चलिए मेकअप क्विज तो हो जाएगा, पहले बताएंगे व्हाट इज मेंट बाय एस्टिमेशन। अब्दुल वासे, क्या है एस्टिमेशन? मैम, जब आप एक वो सॉर्ट ऑफ गेस करते हैं सॉर्ट ऑफ वैल्यू को बेस्ड ऑन जो प्रीवियस हमारे डेटा मिला हुआ है। अच्छा, तो किस तरह कौन सी वैल्यू को हम करेंगे एस्टिमेट इन स्टैटिस्टिक्स? जी अब्दुल वासे, किस वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में? मैम उसको याद नहीं है। पॉपुलेशन पैरामीटर को, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक को, विच इज रिप्रेजेंटेड एज पैरामीटर, राइट? तो स्टैटिस्टिक्स में हमारा एम यही होता है कि हम पॉपुलेशन पैरामीटर को एड्रेस करें एस्टिमेशन में या हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। सो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस हैज two major parts: the drawing of information about the population parameter on the basis of the sample taken from the population is the statistical inference, and it has two major parts: estimation and testing of hypothesis. Estimation हम कर रहे थे, estimation is the process of drawing information about the population parameter on the basis of the sample, information obtained from the sample. sample से हमें जो information मिलती है उसकी basis पर हम population parameter के बारे में जो एस्टिमेशन करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टिमेशन, और पॉपुलेशन पैरामीटर को ही हमने इसमें एड्रेस करना होता है। इसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट। एस्टिमेटर इज अ फार्मूला एंड एस्टिमेट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द एस्टिमेटर, एंड देन you saw what is the difference between point estimate and interval estimate. इसके बाद confidence level, the probability that the value of the population parameter lie in a given interval. In the interval, it is represented as 1 minus alpha, and alpha is the probability that the parameter theta will lie outside the interval LU. And then comes the confidence interval. A confidence interval estimate or confidence interval is actually an interval estimate of a population parameter with a confidence level. That is, I am this much % confident that the population parameter lie in this interval, and the upper and lower limits of that interval are called upper and lower confidence limits. And in this course you have to find the confidence interval estimate of a population mean. So for this you have to see whether the population is normal, the population standard deviation is known, or the sample size is large or small. So the normal population with sigma known, ये मैंने बताया था कल की इसमें, ये नहीं, कल के लेक्चर में मैंने ये बताया था, ये स्लाइड मैंने आपसे शेयर की थी या नहीं की थी? नो मैम, नहीं की थी, क्या बात है? ओके जी, जो पहली चीज है, जो 3 केसेस हैं, जो फर्स्ट केस है वो ये है कि आपके पास पॉपुलेशन नॉर्मल हो और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी नोन हो आपको। तो फिर आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है फॉर, क्योंकि आपने पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना है बेसिकली, तो उसके लिए हम सैंपल मीन लेते हैं, और सैंपल मीन से हम पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करते हैं। हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन लेते हैं, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अगर नॉर्मल पॉपुलेशन विद सिग्मा नोन है तो आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होगा जी डिस्ट्रीब्यूशन। जी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको आप कह लें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू हैव नॉर्मल पॉपुलेशन विद सिग्मा अननोन हो, then you have 2 sub cases, 2 sub classes. The first one is if the sample size is large enough or greater than equal to 30. In that case, we will be using Z distribution for sampling distribution of mean, sample mean. और अगर sample size हमारा small हो, सिग्मा अननोन हो, तो इस केस में हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। अभी आप देखेंगे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेसिकली, उसको रीड करना भी ये दिस वन। और अगर आपके पास, ये तो वो केसेस थे जब आपके पास पॉपुलेशन नॉर्मल होगी। तो नॉर्मल पॉपुलेशन में आपके पास 2 केसेस हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन, और 2 केसेस हैं कि सिग्मा नोन हो
या सिग्मा अननोन हो। सिग्मा नोन हो तो उस केस में आपके पास जी डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करेंगे। अगर आपके पास सिग्मा अननोन हो तो फिर आपने चेक करना है कि आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो इस केस में सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि आपके पास ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन भी नॉर्मल ही होगी। इस केस में भी हम जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। लेकिन अगर सैंपल साइज स्मॉल हो तो फिर हम जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज करेंगे, बल्कि इंस्टेड ऑफ दैट वी विल बी यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन। Then we have non-normal population with sigma known or unknown. In that case, we should have large samples. So in this case, the central limit theorem will help us. For that, the sampling distribution of the mean x bar is approximately normal, though the population sampled is non-normal. Okay. ये चीज मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दी थी। ये हम आपने इसको मैंने स्लाइड में भी कर दिया है। इसके बाद आपके पास ये केसेस हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं कि सिग्मा नोन हो तो पॉपुलेशन सैंपल साइज लार्ज हो या स्मॉल हो, हम टी डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करेंगे, जी डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करेंगे। और ये फार्मूला कल हमने डिराइव किया था कल की क्लास में कि किस तरीके से आप इसको करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को। बेसिकली जी वैल्यूज आपको गिवन है, उसे आपने वापस एक्स वैल्यूज में या एक्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार पे आना है। अगर सिग्मा अननोन हो तो आपके पास दो पॉसिबल केसेस हैं। सैंपल साइज लार्ज हो तो भी जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी, लेकिन चूंकि सिग्मा नोन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह हम यूज करेंगे sample standard deviation. We will replace the population standard deviation with sample standard deviation, capital S and capital. The formula for capital S is given as this. This is the formula for capital S. This one. तो बेसिकली हम एस्टिमेट कर रहे हैं, इसलिए हम सिग्मा जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल एस से अप्रोक्सीमेशन के केस में। लेकिन अगर सैंपल साइज इज स्मॉल, दैट इज लेस देन 30, देन वी विल बी यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इन टी डिस्ट्रीब्यूशन, instead of sample standard deviation capital S, we have small s. अब ये small s ये आ गया, ये भी sample standard deviation ही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास n है और यहाँ पे n-1 वैल्यूज हैं। टोटल तो आपके पास n वैल्यूज ही हैं, लेकिन डिवाइड जब आप करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो स्मॉल s के लिए n-1 के साथ करते हैं और कैपिटल S के लिए आप n के साथ करते हैं। और ये तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये तो हमें बताइए जी। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में बेसिकली म्यू की जगह आप एक्स बार यूज करते हैं। ये फार्मूला कभी आपने देखा है n-1 वाला? यूज किया होगा, स्मॉल s वाला सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। जी मैम। कहाँ यूज किया? कुछ आइडिया है कि यहाँ n की जगह हम n-1 क्यों यूज कर रहे हैं? हमने तो ये ए लेवल्स में बायो की स्टैट्स में यूज किया था। तो कुछ आइडिया है कि क्यों हम इसको रिप्लेस करते हैं n को n-1 से? आई थिंक जब पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी हो। अगर तो हमारा पॉपुलेशन साइज यानी n बहुत लार्ज हो तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि n यूज करें या n-1 यूज, एक वैल्यू से इन दोनों स्मॉल s और कैपिटल S पे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वली होंगे। हमारा मसला तो तब आ रहा है जब हम n लेस देन 30 ले रहे हैं। इस केस में तो ये देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्मॉल s और कैपिटल S में। तो हम स्मॉल n के लिए ही ये ले रहे हैं वैल्यूज, सैंपल साइज स्मॉल हो उसी के लिए ही हम ये वैल्यूज ले रहे हैं। तो हम ये क्यों n की जगह हम n-1 ले रहे हैं? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज तो n है, तो उसकी जगह हम n-1 वैल्यूज क्यों कंसिडर करें, यानी आप n-1 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? कंसिडर तो हम n वैल्यूज ही कर रहे हैं, लेकिन डिवाइड हम n-1 वैल्यूज से कर रहे हैं। बेसिकली जो स्मॉल s है इसको हम कहते हैं दिस इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। कैपिटल S भी एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन ये बाइस्ड एस्टिमेटर है। लेकिन स्मॉल s इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। और अनबाइस्डनेस ये कहते हैं कि जब आप इन वैल्यूज का एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल s लेंगे, देन इट इज इक्वल टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है इस केस में। अब ये n-1 वैल्यूज हम बेसिकली क्यों कंसिडर करते हैं? हमारे पास एक रिलेशनशिप है कि सम ऑफ डेविएशंस from the mean, if I have n values, then I have n deviations. The sum of n deviations is equal to what? It is equal to जी शर्जील 0 मैम। 0. Basically this x bar is the balancing point. ये हम पहले स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में हमने किया था कि अगर हम सारी वैल्यूज को एक रॉड पे ले लें तो यहाँ पे ज़्यादा आपकी वैल्यूज हैं और यहाँ पे कम वैल्यूज, थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा है, यहाँ पे वैल्यूज क्लोज लाई करती हैं, तो स्टैंडर्ड आपका मीन यहाँ कहीं लाई करेगा x बार। तो ये इसका बैलेंसिंग पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है, यानी जितनी वैल्यूज यहाँ हैं उनको मीन से सब्ट्रैक्ट करें लेफ्ट साइड वाली, और राइट साइड वालों को मीन में से इनको हम इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस अगर हम ले लें तो आपके पास 0 आंसर आएगा, यानी कि ये चीज 0 होगी। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम देखें कि आपके पास सम ऑफ n डेविएशंस इज इक्वल टू 0, सम ऑफ n डेविएशंस इज इक्वल टू 0, तो इट मींस कि इफ आई हैव n-1 डेविएशंस, अगर मुझे n-1 डेविएशंस पता है और इनको मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो nth डेविएशन मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, nth डेविएशंस मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ बाय कि एक को मैंने यहाँ रखा, nth डेविएशन ये होगी, जिसको बाकी मैं उस साइड पर अगर ले जाऊं और ये सम करूंगी n-1 तक, तो उसका मतलब है कि मेरे पास फ्रीडम कितना है, कितनी वैल्यूज को चूज करने का फ्रीडम है? n-1 वैल्यूज को चूज करने का फ्रीडम है। nth वैल्यू मैं यहाँ से इस इक्वेशन से चूज कर लूंगी बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। सो यहाँ पे आपके पास स्मॉल s में इंडिपेंडेंट वैल्यूज आपने लिखनी है कि कितनी इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं। इंडिपेंडेंट वैल्यूज का तो आपको कॉन्सेप्ट है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट वैल्यूज का, लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करी हो लीनियरली, कि उनके दरमियान एक लीनियर जी। रिलेशनशिप ना हो। काय तो स्क्वायर अगर मेरे पास जी काय स्क्वायर है, काय स्क्वायर नहीं, टेस्ट। काय स्क्वायर नहीं है, ये काय स्क्वायर टेस्ट नहीं है। अभी हम काय स्क्वायर टेस्ट की बात नहीं की, अभी हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे थे। स्मॉल एस को मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, इसमें भी काय स्क्वायर का कोई काम नहीं है। स्मॉल एस में मैं भी बता रही हूँ कि वी हैव n-1 linearly independent values because the nth value can be calculated by using this relationship, कि अगर n-1th वैल्यू पता हो तो nth वैल्यू मैं यहाँ से पुट करके निकाल सकती हूँ, x बार को भी उस तरफ ले जाऊं तो इस रिलेशनशिप से। तो nth वैल्यू डिपेंड कर रही है n-1st वैल्यूज पे, तो मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वैल्यूज कितनी होगी, n-1। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट वैल्यूज के साथ जितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं उनके साथ हम इसको डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल s के लिए, इन दैट केस, इसलिए आपके पास यहाँ पे n-1 है जी। इसके बाद ये जी और टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिसीजन ट्री है कि किस तरीके से आपने डिसाइड करना है कि कौन सा आपने डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू एड्रेस इज सिग्मा known, is the population standard deviation known? If the answer to this question is yes, you will be using z distribution formula no matter what the sample size is. And if the answer to this question is no, then you will check whether the sample size is greater than equal to 30 or not. If it is greater than equal to 30, you will again be using the z distribution, and in the place of the population standard deviation that is in place because it is unknown to you, you will be using sample standard deviation capital S. मैम This one. मतलब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो सिर्फ जी या इन्हीं में से कोई एक सिचुएशन यूज करेंगे? जी बिल्कुल, इसी में से ही हम करेंगे क्योंकि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन हमारे पास सबसे ज्यादा वास्ट जो है वो यूज होती है। ठीक है, हमारे पास जो केसेस हैं वो फिलहाल यही हैं, इनको कंसिडर करने के। जैसे प्रोपोर्शन में अगर हमने बात की तो प्रोपोर्शन में हमने देखा था कि प्रोपोर्शन की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन इज बायनॉमियल, लेकिन उसमें भी अगर हम उसको NP and NQ both are greater than equal to 5 and P is very small then sample size is large, then we can approximate it with normal distribution. तो उस केस में भी हम z distribution यूज कर रहे थे।
ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगी, लेकिन अगर इफ द सैंपल साइज इज स्मॉल एंड सिग्मा इज अननोन, देन यू विल यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन with this small s in the formula, right? So this is your decision tree. और इसके बाद है यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल along with its values, कि अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल गिवन हो, यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि your confidence level that the population parameter lies in this interval, that interval जिसको जो कि अननोन है, इंटरवल ही आपने फाइंड करना है, और 90% कॉन्फिडेंट है कि आपका पॉपुलेशन पैरामीटर उस इंटरवल के अंदर लाई करे, दैट इज यू हैव 0.90. इट मींस अल्फा इज इक्वल टू 0.1 एंड अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0.05. तो आपके ये फर्स्ट वन के लिए मैं सिर्फ कर रही हूँ, ये है मेरा 1 माइनस अल्फा रीजन, ये है म्यू विच इज एक्चुअली 0 अगर मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल कर रही हूँ यूज, और ये है मेरे पास 1 माइनस अल्फा, और इस केस में 1 माइनस अल्फा है 0.9, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.45, और ये क्या बन जाएगा, ये रीजन मेरे पास बनेगा 0.05 और ये रीजन बनेगा 0.05. ठीक है, और ये वैल्यू मेरी होगी माइनस जी अल्फा बाय 2. मैं इस वैल्यूज में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मेरा म्यू इन दोनों जी माइनस जी अल्फा बाय 2 को से जी अल्फा बाय 2 के दरमियान लाई करता है, और यही मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है. कॉन्फिडेंस 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि 90% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा पॉपुलेशन मीन यहाँ लाई करता है इस इंटरवल के दरमियान. ओके, ये वाला ये जी अल्फा बाय 2 है, और जब हम इसको एक्स बार में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपके पास वो रिलेशनशिप आ जाता है एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट. अब ये जी अल्फा बाय 2 की क्या वैल्यू होगी, 0 टू दिस पॉइंट आपके पास एरिया है 0.45, तो एरिया टेबल का आप इनवर्स यूज करेंगे तो जी अल्फा बाय 2 आपके पास ये आ जाएगा, ये बेसिकली जी अल्फा बाय 2 है. अगर आपके पास 90% कॉन्फिडेंट है, यानी आपके पास ये सिचुएशन, इस तरीके से आप बाकियों को भी कर सकते हैं. आप इन वैल्यूज को टेबल से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप टेबल से ना देखना चाहें तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको देख के. ओके जी स्टूडेंट्स, टी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना था. क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपनी इज प्लानिंग अ लार्ज टेलीफोन सर्वे एंड इज इंटरेस्टेड इन असेसिंग हाउ लॉन्ग इट विल टेक. In a short pilot study, 40 people are contacted by telephone and asked a specified set of questions. The times of these telephone surveys have a sample mean of 9.39 minutes with standard deviation of 1.041 minutes. Construct a 95% confidence interval. Yes. क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमें? पॉपुलेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? पॉपुलेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन. ये मेरे पास n है, स्मॉल n is 40. The times of these telephone survey have a sample mean of this, that is x bar is equal to 9.39. And what about this standard deviation? This is sample standard deviation, which is 1.041. And we have to construct a 95% confidence interval, that is 1 minus alpha is equal to 0.95. So, which distribution we will be using? Since sigma is unknown, population standard deviation is unknown, we will check the sample size. Since the sample size is large, it is greater than equal to 30, so we will be using z distribution. So z distribution के लिए आपके पास 1 minus alpha है 0.95, इसको 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ गया, 0.95 को 2 पे डिवाइड करें जरा, 0.475, 0.475. ठीक है, तो ये आपने अल्फा बाय 2 सी अल्फा बाय 2 की वैल्यूज फाइंड करनी है. टेबल से जरा चेक करें, 0.475 में एरिया पे प्रोबेबिलिटी पे जी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से भी देख सकते हैं. तो ये आ रही है 1.96, 95% पे. टेबल से भी देख लें, 1.96 ही आनी चाहिए, तो ये 1.96 आ रही है. एक पॉजिटिव है और एक माइनस 1.96 होगी. चलो यहाँ तक हो गया, तो हम इसमें यूज करेंगे जी डिस्ट्रीब्यूशन. जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने देखा था एक्स बार
प्लस माइनस z अल्फा बाय 2, चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो कैपिटल S ओवर n स्क्वायर रूट हम यूज कर रहे हैं। तो L है मेरे पास x बार माइनस z अल्फा बाय 2, S over n square root, x bar is 9.39 minus 1.96, S is, capital S is 1.041 divided by 40 square root. इसको कैलकुलेट करें and upper limit is x bar plus z alpha over 2 capital S over n square root, which is 9.39 plus 1.96 into 1.041 divided by under root 40. This one. जी चेक करें वैल्यूज क्या आ रही हैं आपके पास। जी कोई कैलकुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा कैलकुलेट? पॉपुलेशन मीन कहाँ लाई करता है, किस इंटरवल के अंदर? 95% कॉन्फिडेंस लेवल 9.067 कौन सा वाला, लोअर और अपर? जी सॉरी आवाज कट रही है आपकी। मैम अपर केस एल जो है उसका लोअर 9.067 9.067 और सेकंड वन लोअर ये 0, ये एल वाले पे, ये एल वाला ऊपर एल वाला है 9.067 और अपर क्या है 9.713 9.718 3 9.713 यस सो इंटरवल मेरे पास हो गया 9.06 टू 9.713 ये हो गया। और इसमें वैल्यूज मेरे पास थोड़ी डिफरेंट आ रही हैं। नाइन 9.82 है और एक 8 पॉइंट समथिंग आ रही है। चलें बहरहाल ओके ये और ये आपके पास यहाँ क्या, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, म्यू लाइज बिटवीन 9.713। ये भी आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व such type of questions. Now moving to the question number 3, which is in order to ensure efficient usage of a server, it is necessary to estimate the mean number of concurrent users. According to records, the average number of concurrent users at 100 randomly selected times is 37.7 with standard deviation 9.2. Construct a 92% confidence interval. Yes. Now your sample size is large and population standard deviation is unknown. So you will be using the sample standard deviation, which is 9.2. X bar is given as 37.7. 1 minus alpha is as 0.92. So this is large enough. So you will be using Z distribution, which is X bar plus minus z अल्फा ओवर 2 कैपिटल S ओवर n स्क्वायर रूट। तो ये आप फार्मूला यूज करेंगे, इसमें आप सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। इसके लिए आप z अल्फा बाय 2 फाइंड करेंगे 0.92 के लिए। ठीक है, इसको 2 पे डिवाइड करें और जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रही है आप उसको, या एरिया आ रहा है आप उससे ये कैलकुलेट करें। उसके बाद आपने ये इंटरवल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें हमें पॉपुलेशन साइज गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इससे मिलता जुलता है, ये भी आपने करना है। ठीक है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। Question number 5. A random sample of size 200 is selected without replacement from a population of size 1000 with sigma is equal to 1.08. Show that x bar is equal to 69.2. Construct a 95% confidence interval for the population mean. अब यहाँ पे क्या फर्क आ गया इस क्वेश्चन में? सिग्मा आपको गिवन है, एक्स बार भी गिवन है, पॉपुलेशन साइज गिवन है विच इज 1000 और स्मॉल n आपको ये गिवन है।
लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आपके पास यही टेबल होगा, लेकिन यहाँ पे आप सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट के साथ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1 फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप ये चीज यूज कर रहे होंगे, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1 स्क्वायर दी रूट। और ये फैक्टर हम तब भी लगाते हैं, ये फैक्टर हम तब भी यूज करते हैं जब आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस ना हो, जब आपके पास n is more than 5% of capital N. When your sample size is more than 5% of capital N, तो आप ये correction factor use when small n is more than 5% of capital N, use the correction factor this along with the standard deviation, this one. जी और टी दोनों में होगा? नहीं, ये तो अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में बात कर रहे हैं, इसमें जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, और इसके लिए आप जो यूज करेंगे वो करेंगे x बार प्लस माइनस z अल्फा बाय 2, और यहाँ पे सिग्मा नोन है ओवर n स्क्वायर रूट n माइनस n ओवर n माइनस 1। ये वैल्यू ये अब आपने कैलकुलेट करनी है। ऑल द वैल्यूज आर गिवन टू यू। ठीक है, 1 माइनस अल्फा आपके पास 0.95 है, उससे आपने 1 माइनस अल्फा बाय 2 कैलकुलेट करना है, विच इज 0.475। 0.475 को आप टेबल में देखेंगे, उससे आपके पास जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी, वो आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। एक्स बार भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, स्मॉल एन कैपिटल एन दोनों गिवन है, आपको यहाँ पुट करेंगे और आप इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6. The masses in grams of 13 ball bearings seen at random from a batch are these. Calculate a 95% confidence interval for the mean mass of the population supposed normal from which these masses were drawn. जी, क्या गिवन है इसमें? सिर्फ एक आपको सैंपल की वैल्यूज गिवन है। सैंपल ऑफ साइज व्हाट, कितना साइज है सैंपल का, ये आपको सैंपल गिवन है। less than 30. एन कितना है? एन कितना है? 13 and total 13 values, and you have to calculate the 95% confidence interval for the mean mass of the population. No standard deviation of the population is given, so population standard deviation is unknown. The sample size is less than 30, that is small, so we will be using t distribution, और t distribution आपके पास क्या है? x bar plus minus t alpha by 2 कॉमा n माइनस 1 स्मॉल s ओवर n स्क्वायर रूट। ये आपके पास। चलो जी, अब टी डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाम सुना मैं जी? पॉपुलेशन सपोज्ड नॉर्मल फ्रॉम विच दीज मासेस वर ड्रॉन। पॉपुलेशन आपके पास नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है, ये पॉपुलेशन के नॉर्मल होने की बात कर रहे हैं। जब मैंने आपको ये केस यहाँ पे बताया था, ये केस है आपके पास कि नॉर्मल पॉपुलेशन विथ सिग्मा अननोन और सैंपल साइज n इज लेस देन 30, तो फिर आप z की जगह t डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन का नॉर्मल होना जरूरी है जी। नाम सुना है टी डिस्ट्रीब्यूशन? इसका जो कंप्लीट नेम है वो है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। जी शर्जील, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन नाम सुना है कि आपने? सुना भी है, किया भी है, लेकिन याद नहीं।
याद नहीं है लेकिन ओके जी. स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम गॉसे in 1908 when he published his paper titled The Probable Error of a Mean. And William Gosse's pen name was Student, right? And he was not allowed to publish his paper under his real name because of his the company's policy. जिस कंपनी का वो एम्प्लॉय था उसकी पॉलिसी ये थी कि वो अपने रियल नेम के अंदर कोई भी पेपर पब्लिश नहीं कर सकता. आई डोंट नो व्हाई. तो उसने आपका उसका पेन नेम था स्टूडेंट, तो उसने स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इस डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस किया. ऑल्दो कि उसने टेबल्स दे दिए थे, लेकिन रिगरस प्रूफ वाज प्रोवाइडेड बाय द R.A. फिशर in 1925. लेकिन इसका नाम उसने स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन ही रखा था. सो बेसिकली हम कब यूज करते हैं स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये है क्या, इसकी शेप कैसी है, नॉर्मल के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, इसमें क्या स्टैटिस्टिक यूज होता है, इसको हम रीड कैसे करेंगे टेबल पे. सो व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन and sample size is small, that is n is less than 30, we use t distribution instead of normal distribution. क्योंकि normal distribution में आपके पास x minus mu over sigma आ रहा होता है. sigma is the population standard deviation, लेकिन t distribution में आपके पास x minus mu over mu of x bar over x bar अगर हम यूज कर रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्मॉल s आएगा, स्मॉल s ओवर n स्क्वायर रूट आएगा. ठीक है, तो सिग्मा की जगह हम स्मॉल s यूज कर रहे होंगे, स्मॉल s के पॉपुलेशन आपके पास सैंपल साइज बहुत स्मॉल है. अब ये मेरे पास ये जो ऑरेंज कलर की आ रही है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, ये प्रॉपर बेल शेप्ड है. सो टी डिस्ट्रीब्यूशन आर अप्रोक्सीमेटली बेल शेप्ड. ठीक है, ये जो ब्लू और दूसरा कलर ब्राउनिश शेड ये ग्रे है, ये जो आपको शेप नजर आ रही है, ये दोनों टी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो कि सेंटर से इनकी प्रोबेबिलिटी कम है, यानी कम वैल्यूज यहाँ लाई करती हैं. सेंटर तीनों का एक ही जगह है, यानी कि 0 के ऊपर, t इज इक्वल टू 0 के ऊपर है टी डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर. लेकिन ये टेल से थोड़ी सी ये इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यानी उससे यहाँ से इसकी ये हाई हो रही है, ये फैट हो रही है, यानी कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली टी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आप सिर्फ एक करेंगे क्योंकि इसका एक ही उसमें सिर्फ म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए. इसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चाहिए टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि कितनी वैल्यूज को आप इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हैं. यानी अगर आपके पास सैंपल साइज या जो भी आप देख रहे हैं उसमें साइज आपके पास 14 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 13 वैल्यूज का होगा. तो 13 के लिए आपके पास ये बनेगा विद द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन. और अगर आपके पास सैंपल साइज 6 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा. तो ये आपका कर्व और ज्यादा फ्लैट हो गया है. ये देखें, इसका वेरिएंस टी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस इज ग्रेटर देन 1, जबकि हमने पढ़ा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस इज इक्वल टू 1 है. राइट, तो ये कुछ इस तरह से इसकी शेप है. इसका मीन, मीडियन और मॉड दोनों तीनों जो हैं वो इक्वल है और 0 के इक्वल आते हैं. और जो हम इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी सैंपल साइज बढ़ाते जाएं तो एक स्टेज के बाद ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को के ही इक्वल आ जाती है. यानी इस केस में तो हम n लेस देन 30 ले रहे हैं, यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 29 और इससे लेस ले रहे हैं, तो आपके पास ये टी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई. लेकिन जो आप इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम या सैंपल साइज को बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करें, तो ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ही इक्वल अप्रोक्सीमेट आ जाएगी. दैट इज t approaches to the z distribution as n increases. तो ये इसका था. और इसमें हम ये है आपके पास t डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पे x बार माइनस म्यू ओवर s ओवर n स्क्वायर रूट है. इफ सिग्मा इज अननोन एंड द सैंपल साइज इज स्मॉल, यानी अगर आपके पास z तो आपके पास ये है x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट, ये इसके इक्वल है. लेकिन अगर आपको ये सिग्मा अननोन हो और सैंपल साइज स्मॉल हो तो उसकी जगह आप स्मॉल s यूज कर सकते हैं, विच इज गिवन बाय दिस विद दिस. और सैंपल साइज स्मॉल हो तो फिर आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैव this sample statistic
is called, this sample statistic is called students t distribution with n minus 1 degrees of freedom, right? और ये t distribution का टेबल है. अब इसको हम कैसे रीड करेंगे? बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो टेबल में आपको वैल्यूज कहाँ से लेकर कहाँ गिवन थी, 0 से लेकर यहाँ z तक, इसको आप टेबल में देखते थे, और ये टेबल की बॉडी में आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है. जबकि इसमें ऐसा नहीं होता. टी टेबल में आपको द बॉडी ऑफ द टेबल कंटेन्स टी वैल्यूज नॉट प्रोबेबिलिटीज. प्रोबेबिलिटीज नहीं होंगी बल्कि ये टी की वैल्यूज गिवन है, ये जो इधर लाई कर रही हैं, यानी आपके पास ये जो सारी जिसमें लाई कर रहा है, ये सारी आपके पास ये टी वैल्यूज हैं, और ये आपके पास प्रोबेबिलिटीज हैं, और ये आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सैंपल साइज से एक कम. ठीक है, तो ये आपके पास बॉडी ऑफ द टेबल कंटेन्स द टी वैल्यूज नॉट द प्रोबेबिलिटीज, जिसमें आपके पास जबकि जी वैल्यूज में बॉडी ऑफ द टेबल में आपके पास प्रोबेबिलिटीज गिवन होता था, एरिया गिवन होता था, एक चीज. और यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा, तो वो अल्फा के इक्वल है. मतलब अगर आपको ये पॉइंट कंसीडर करना है, आपको ये इस पॉइंट की वैल्यूज फाइंड करनी है. ये थोड़ा सा इधर हो गया है ये पॉइंट, कि ये क्या पॉइंट है, और अगर मुझे पता है कि ये एरिया अल्फा के इक्वल है, तो बेसिकली टेबल में मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल का एरिया आएगा. 0 टू टी अल्फा तक का एरिया नहीं मुझे देखना होगा, बल्कि मुझे इससे ग्रेटर देन का एरिया अगर पता होगा तो वो ये होगा अल्फा. इससे ऑनवर्ड आपको टी अल्फा से ऑनवर्ड आपके पास सारा एरिया जो है वो ये अल्फा होगा, तो ये वैल्यू उसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है. तो अगर मुझे ये फाइंड करनी है, मेरे पास n3 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा मेरे पास 2 के इक्वल. अल्फा गिवन है 0.10, और मुझे अल्फा बाय 2 यानी ये पॉइंट कंसिडर करना है. अगर 2 टेल है तो ये 2 टेल, ये यहाँ से अल्फा ये है, तो ये 0.05 है मेरे पास एरिया. तो अब मैंने देखना है 0.05 टेल को विद दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, तो मेरे पास ये पॉइंट है, ये टी की वैल्यू आ जाएगी 2.920, राइट. तो इस तरीके से आपने इसको टेबल में कंसिडर करना है. और ये दोनों के दरमियान थोड़ा सा कंपैरिजन है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं. इसके बाद ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और क्वेश्चन हम ये कर रहे थे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है बाय यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि क्योंकि हमें पॉपुलेशन मीन भी सैंपल मीन भी खुद फाइंड करना है और स्मॉल एस भी खुद फाइंड करना है, यानी ये भी अभी हम खुद फाइंड करना है, और ये इक्वल होगा xi/n के. चलिए ये फाइंड करें, सारी वैल्यूज को सम अप करें, डिवाइड करें n से, और स्मॉल s भी फाइंड करना है, विच इज समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर ओवर n माइनस 1 स्क्वायर रूट. ये कैलकुलेट करें दोनों वैल्यूज. कैलकुलेटर है तो फटाफट हो जाएंगी. बेसिकली जिस तरीके से हम ये पहले करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में किया था, द सेम लाइंस हम इसको फाइंड करेंगे. जी x बार इज इक्वल टू, सब वैल्यूज को सम अप करें और n से डिवाइड करें. जी कोई कर रहा है या नहीं अभी? जी ये मेरे पास जो वैल्यूज मैम गिवन है आपने इनको, जी 24.208 ये है 24 पॉइंट क्या आ रही है, 208 20821 लिख लेते हैं. और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट करना है. ये आप टेबल बना के कैलकुलेट करेंगे, या तो आप मीन डेविएशन का स्क्वायर कर लें और उनको कॉलम को ऐड करके फिर n-1 से डिवाइड कर लें, और फिर स्क्वायर रूट ले लें, या आप इसका दूसरा जो ऑल्टरनेट फॉर्म है वो भी यूज कर सकते हैं. दोनों में से आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सा आपको इजी लग रहा है आप वो यूज कर लें, लेकिन वैल्यूज आपके पास n-1 आनी चाहिए. डिवाइड जो आपने करना है वो दिस टाइम आपने n की बजाय n-1 से करना है.
जी मेरे पास वैल्यू है इसकी 1.077। चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास स्मॉल एस आ गया, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 1.77 आ गया। अब हमें फाइंड करना है टी अल्फा बाय 2। तो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, विच इज n-1 और 13 वैल्यूज हैं विच इज 12। तो टी आपके पास होगा अल्फा बाय 2 निकाला 0.025 विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 12। ये हमने फाइंड करना है इसमें। तो आपने इसको देखना है, क्योंकि इसको हम 1 टेल के अंडर एरिया आ रहा है 0.025, तो इसको हम 1 टेल में देखेंगे। हमने 1 टेल में कन्वर्ट कर लिया। 0.025 कहाँ है, ये है 0.025 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 12। तो इनके इंटरसेक्शन में देखें तो ये टी की वैल्यू आ गई आपके पास 2.179। तो ये है 2.179, ये वैल्यूज आ गई आपके पास से टी के टेबल से। तो इस तरीके से आपने टेबल को देखना है। इसके बाद आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। लोअर लिमिट है x बार 24.21 माइनस 2.179 into 1.77 over 13 स्क्वायर रूट। ये फाइंड करें क्या आ रही है। और अपर लिमिट आएगी फॉर म्यू 24.21 प्लस 2.179 1.77 over 13 इक्वल टू दिस। देखें ये क्या वैल्यू आ रही है। मैम जब एल है उसकी 23.14 ये 23.140 23.14 और यू की अपर लिमिट 25.28 25.28 25.28. So the population mean lies in this interval with 95% confidence level, or this is your 95% confidence interval 23.14 to 25.28. बेसिकली x बार में आप ये एरर टर्म होती है, इसको हम एरर टर्म कहते हैं। तो x बार में से हम प्लस या माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका ऐसा ही है जैसे कि हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन से किया था। इसमें भी आपको सैंपल गिवन है, ठीक है, और सैंपल है 10 बॉयज का, n इज इक्वल टू 10। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है फॉर द पॉपुलेशन मीन, और सपोज ये करना है कि IQs आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें भी आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, सैंपल साइज इज स्मॉल दैट इज लेस देन 30, सो यू विल यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास 9 का होगा। ठीक है, तो आप 0.025 को 9 के साथ देखेंगे। 0.025 यहाँ है 0.025 को अब आप 9 देखेंगे कि ये 9 है आपके पास, ये आपके पास टी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने, और बाकी आपका वही मेथड होगा कि इसमें पहले आप x बार कैलकुलेट करेंगे विद दिस गिवन सैंपल, और फिर स्मॉल s कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता है कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था और ये इसके साथ हमारा एस्टिमेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में, जिसमें दैट इज एस्टिमेशन व्हिच इन व्हिच वी एस्टिमेटेड वी कैलकुलेटेड द कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो आपके कोर्स में पॉपुलेशन मीन का ही हमने इंटरवल एस्टिमेट फाइंड करना है विद सम कॉन्फिडेंस लेवल, और प्रोपोर्शन या डिफरेंस ऑफ एरर मीन हमारा नहीं होगा। सिर्फ हमने पॉपुलेशन मीन को ही इसमें एड्रेस करना है, उसके लिए ही इंटरवल एस्टिमेट करना है। पॉइंट एस्टिमेशन भी ऐसा नहीं है, पॉइंट एस्टिमेशन तो कोई सच मुश्किल नहीं है, ना ही उसका क्राइटेरिया वगैरह हमने देखा इस केस में। तो एस्टिमेशन में हमारा काम यही था कि हमने पॉपुलेशन की अननोन पैरामीटर को कैलकुलेट किया, एस्टिमेट किया,
उसके लिए हमने एक इंटरवल एस्टिमेट किया, इंटरवल एस्टिमेशन उसके लिए की। और कल हम करेंगे, कल के लेक्चर में आप देखेंगे इसका सेकंड पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस विच इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये होगा कि आपको पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि इसकी वैल्यू ये है, इस तरह से है, उसको आपने टेस्ट करना होगा। दोनों में एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फ़र्क ये है कि इसमें आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर अननोन होता है, उसको आपने एस्टिमेट करना होता है, जबकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वो आपके पास नोन होता है और आपने उसकी अज्यूम करते हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू इसके इक्वल है या इससे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, और उस assumption को फिर आप टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं थ्रू सर्टेन टेस्ट्स। तो वो हम इंशाल्लाह कल की लेक्चर में आप देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नो मैम।